नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज बात फसल विविधीकरण पर। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शुरू हुए इस किसान आंदोलन ने अब देश की तासीर गर्म कर दी है। मसलन किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम गैर राजनीतिक का प्रदर्शन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी है। इस बीच एसकेएम ने देश के कई हाईवेओं पर आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पांचवें राउंड की बातचीत की अटकलें भी लगने लगी हैं, लेकिन अभी तक चौथे राउंड की बातचीत को सबसे अहम माना जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग के तर 5 फसलों की 5 साल तक खरीद की गारंटी किसानों को दी थी। इस संबंध के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से जब आगे किया गया था, तब इसे फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाला फॉर्मूला बताया था। अभी भी माना जा रहा है कि अगली राउंड यानी कि 5वें राउंड की जब बातचीत होगी, तो उसका बातचीत का आधार भी यही फॉर्मूला बनेगा। मसलन माना जा रहा है कि फसली विविधीकरण को आधार बनाते हुए ही आंदोलित किसान संगठनों को केंद्र सरकार की तरफ से अब कोई प्रस्ताव दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि फसल विविधीकरण सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है, क्योंकि एमएसपी कमेटी जो बनी थी, इस एमएसपी कमेटी में का जिक्र हमने पहले से किया। 26 सदस्यीय कमेटी, उसमें भी फसल विविधीकरण मुख्य एजेंडा है। तो आइए इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की खेती किसानी और आम आदमी के लिए फसल विविधीकरण क्यों जरूरी है। साथ ही जानेंगे कि इसकी चुनौतियां क्या है। सबसे पहले क्या और क्यों है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण का शाब्दिक अर्थ खेत में फसलों की विविधता से है। मौजूदा समय में देश की कृषि में मोनोकल्चर प्रभावी है। मोनोकल्चर का मतलब है एक सीजन में एक तरह की खेती। इसका उदाहरण देश में गेहूं और धान की प्रभावी खेती से लगाया जा सकता है। असल में हरित क्रांति के बाद देश के अधिकांश राज्यों में गेहूं और धान की खेती की अधिकता है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिली है और पीडीएस के लिए गेहूं और धान की खरीदी होने से किसानों के बीच निश्चित दाम की सुनिश्चितता हो सकी है। लेकिन अब इस खेती के इस मोनोकल्चर से कई फायदे हुए हैं, लेकिन ये प्रभावी व्यवस्था भविष्य के कई नुकसानों की तरफ इशारा कर रही है। अब समझते हैं कि आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है फसल विविधीकरण। हमने आपको बताया कि मौजूदा वक्त में क्या व्यवस्था है। बातचीत में जो फॉर्मूला आया, उसमें फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात की। फसल विविधीकरण क्या है और मौजूदा वक्त में क्या बात है। लेकिन अगर हम आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है फसल विविधीकरण, उस पर हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसे एक आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के नतीजों से समझा जा सकता है। आईसीआर की यह हालिया रिपोर्ट, जिसमें दावा किया है कि हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। आईसीआर की तरफ से नवंबर 2023 में जारी की गई रिपोर्ट पिछले 50 सालों में गेहूं चावल में कम हुए पोषक तत्वों की कलई खोलती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में चावल से जिंक और आयरन की क्रमशः 33% और 27% की गिरावट हुई। यानी कि चावल में 33% जिंक कम हो गया और आयरन 27% कम हो गया है। तो वहीं 50 सालों में अगर हम बात करते हैं, अब 30% आयरन और 19% जिंक गेहूं से कम हुआ है। वहीं चावल में इन 50 सालों में आर्सेनिक की मात्रा 14 गुना तक बढ़ गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि 50 सालों में गेहूं और चावल की जो फूड वैल्यू है वो 45% तक गिरी है, और अगर यही हाल रहा तो 2040 तक गेहूं और जो चावल है मानव उपभोग के लिए लायक ही नहीं रह जाएगा। रिपोर्ट का ये जो सार है, सीधे तौर पर देश में प्रभावी मोनोकल्चर यानी कि एक तरह की खेती को बदलने पर आधारित है। बेशक देश में सरप्लस खाद्यान्न है, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कुपोषित भारत की पहचान किसी से छिपी नहीं है कि हम कहां पर खड़े हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। उसके कारण यही है क्योंकि देश में बड़ी आबादी को भरपेट भोजन तो मिलता है, लेकिन पोषण युक्त अनाज नहीं मिलता। जानकार मानते हैं कि देश में आम आदमी को पोषक युक्त आहार उपलब्ध करवाने के लिए उनकी फूड हैबिट में बदलाव करना होगा। मसलन गेहूं और चावल की जगह दूसरी फसलों के उपभोग की आवश्यकता है, और यहीं से आम आदमी के लिए फसल विविधीकरण की शुरुआत हो जाती है। किसानों के लिए क्यों जरूरी है फसल विविधीकरण, अब इसको समझते हैं। बेशक गेहूं और धान की खेती किसानों के लिए फायदेमंद है। सरकार अधिकांश राज्यों से इन फसलों की एमएसपी पर गारंटीड खरीदी करती है,
और किसानों को उनकी फसल का दाम मिलता है। इस दाम की सुनिश्चितता को अन्य फसलों में भी बनाए रखने के लिए किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और आंदोलन पर हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने फसल विविधीकरण को आधार बनाते हुए 3 दलहन मक्का और कपास की 5 साल गारंटीड खरीदी वाला प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा था। केंद्र सरकार के इस फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव की पड़ताल करते हुए हमने इससे किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए हमने आईसीआर के एग्रोनॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव कुमार से बातचीत की। डॉक्टर राजीव ने आईसीआर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल तैयार किया है जो देश विदेश में चर्चा का विषय रहा है। डॉक्टर राजीव कहते हैं कि फसल विविधीकरण के इंटीग्रेटेड मॉडल के 3 उद्देश्य हैं, जिसका है पहला फैमिली न्यूट्रिशन है, तो दूसरा मिट्टी का स्वास्थ्य है, जबकि तीसरा किसानों के आय में बढ़ोतरी करना है। वो आगे कहते हैं कि गेहूं और धान में फायदा कम है। किसान 1 हेक्टेयर में औसतन 1.25 लाख रुपए का ये लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वो अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो किसानों को औसतन सालाना 4 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। डॉक्टर राजीव कहते हैं कि देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 86% तक है। ऐसे में फसल विविधीकरण बड़ी संख्या में किसानों को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल एक परिवार को रोजगार देने पर आधारित है। किसानों की फसल विविधीकरण से ऐसे अधिक आय हो सकती है और मिट्टी को कैसे स्वास्थ्य लाभ होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फसल विविधीकरण के से किसानों की आय में बढ़ोतरी के फॉर्मूले को समझाते हुए डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं कि गेहूं और धान की खेती में इनपुट कॉस्ट अधिक है। उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि गेहूं और धान की खेती 130 से 140 दिन में तैयार होती है, उत्पादन 55 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर है, तो वहीं इनपुट कॉस्ट कुल आमदनी का 45 से 50% तक है, जबकि गेहूं और धान की एमएसपी अधिकतम 2300 रुपए के आसपास है। वहीं फसल विविधीकरण में दलहनी फसल में मूंग लगाने का फायदा बताते हुए कहते हैं कि मूंग समेत अन्य दलहनी की शॉर्ट ड्यूरेशन की जो फसल है वो 70 से 80 दिन में तैयार होती है। हालांकि 1 हेक्टेयर में 15 क्विंटल तक उत्पादन होता है, लेकिन मूंग समेत दलहनी फसलों के दाम गेहूं और धान से 4 गुना अधिक है, जबकि इनपुट कॉस्ट भी कम है। वहीं वो कहते हैं कि फसल विविधीकरण से होने वाले इस लाभ का ये गणित सिर्फ फसलों से होने वाली आमदनी नहीं है। वो बताते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में खेती के साथ पशुपालन भी है। ऐसे में अगर खेती से फायदा कम है तो डेयरी और पोल्ट्री से किसानों को फायदा हो सकता है। वहीं वो आगे कहते हैं कि अगर किसान फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं और दलहनी तिलहनी फसलों की खेती करते हैं तो इससे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जो मिट्टी को स्वस्थ बनाता है, और खाद यानी कि जो खाद का पैसा खर्च होता है वो खाद पे खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा। अब विशेष यह है कि हमको पुरानी खेती की तरफ लौटना होगा। बेशक हरित क्रांति के फायदे हुए हैं, हरित क्रांति सफल हुई है, लेकिन हरित क्रांति के जो परिणाम है उसके अगर हम लोग कहें कि उसका एक साइड इफेक्ट कहें, उससे फसल विविधीकरण खो गई है। देश में हरित क्रांति के फायदों को नियंत्रित करने के सवाल में आईसीआर के एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव सिंह कहते हैं कि उस समय हमारे पास खाने की कमी थी, आज हमारे पास सरप्लस अनाज है। अब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं और खेतों में कीटों का हमला हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाली पुरानी खेती की व्यवस्था की तरफ लौटा जाए। वो कहते हैं कि पुराने समय में अरहर के साथ ज्वार की खेती होती थी, तो वहीं चने के साथ अलसी की खेती होती थी। इससे उक्ता नाम की बीमारी नियंत्रित की जा सकती थी। अगर किसान फिर से इन प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी और एक ही समय पर 2 फसलें मिल जाएंगी, और एक ही समय पर 2 फसलें मिलेंगी तो जाहिर तौर पर उनके दाम भी अधिक होंगे। बात फसल विविधीकरण की हो रही है, तो फसल विविधीकरण क्या है मैं आपको समझाने की बात करता हूं। फसलीकरण एक तरीके से भारत की ताकत है। भारत का अगर हम लोग बात करें तो भारत में 16 की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में एग्री क्लाइमेटिक जोनों की संख्या बेहद कम है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर दुनिया भर की सारी एग्री क्लाइमेटिक जोन है, और भारत अगर ऐसे में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है और अपनी फसल में विविधता लाता है तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी फसलों के सही दाम भी प्राप्त कर सकता है। और भारत की फसल विविधीकरण का जो फॉर्मूला होगा वो दुनिया को मजबूर करेगा कि भारत की फसलों को वो खरीदें। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बात हम चुनौतियों की करें
तो चुनौतियों के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है दलहन और तिलहन की। अगर हम फसल विविधीकरण की तौर पर बात कर रहे हैं तो गेहूं और धान के इतर हम दलहनी, तिलहन, मोटे अनाज और सब्जियों की बात करते हैं। लेकिन इन जो भी ये जो फसलें हैं गेहूं और चावल की, इनकी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। कई राज्यों में दलहनी और तिलहनी फसलों की खरीद की सीमा कुल उत्पादन के 25% तक निर्धारित की गई है। तो वहीं दलहनी यानी कि दाल और जो तेल वाली फसलें हैं उनका उत्पादन गेहूं की तुलना में 2 से 3 गुना तक कम है। ऐसे में जरूरी है कि नई किस्में विकसित की जाए जो अधिक उत्पादन दे सके, तो वहीं खरीद की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जाए। संभवतः पीडीएस में गेहूं और चावल की जगह दाल और सरसों का तेल समेत अन्य फसलों यानी कि मोटे अनाज की वितरण की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को निश्चित दाम मिल सके गेहूं और चावल की तरह, ऐसी व्यवस्था हो सके। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो किसानों की निश्चित आय होगी, और किसान जब निश्चित आय होने लगेगी तो खेत में इन फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए गेहूं और चावल की जगह दूसरी फसलों को देंगे। इससे किसानों को भी फायदा होगा, आमजन को भी फायदा होगा, मिट्टी को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।